हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम इन्वायरमेंट के अंदर जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम में हमारे पास दो प्रकार के तंत्र होते हैं। एक होता है स्थलीय, एक होता है जलीय। तो जो स्थलीय होता है वो आपको नॉर्मली हम ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लेना। ठीक है, देखो क्या होता है ना, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो अगर आप इनको साथ में पढ़ते हो, अगर आपने इससे पहले ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि पहले आप ज्योग्राफी पढ़ लेना। ठीक है, ज्योग्राफी में एटलीस्ट आप मैपिंग तो कर ही लो। ठीक है, मैपिंग कर लो, उसके बाद फिर आप जो है साथ साथ में मैपिंग करने के बाद फिर आप इन चैप्टर्स को पूरा करो, कंप्लीट करो। उसके बाद फिर आप साथ साथ में तरीके से आप ज्योग्राफी की और भी कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। काफ़ी बड़ी है ज्योग्राफी, उसमें आपकी यूपीएससी पीसीएस वगैरह के लिए, तो वो आप पढ़ सकते हैं। आपको पढ़नी तो पड़ेगी वैसे भी। ठीक है, देखो देखिए, जैसे कि यहाँ पे वन है, जंगल वगैरह जो होते हैं, जो घास होते हैं, जो मरुस्थल होते हैं, वो आप ज्योग्राफी के अंदर ही पढ़ते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वो सब नहीं पढ़ते हैं। हम यहाँ पे बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। इसके अंदर होते तो ये सब है। वन हम पढ़ते हैं कि भाई वन में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलाना, उनको काटना पीटना, उसके बारे में पढ़ते हैं। घास जो है वो उसके बारे में पढ़ते हैं, क्वालिटी कैसी है वगैरह वगैरह। ठीक है, मरुस्थल जो है किस तरीके से मरुस्थल में जो तापमान है वो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ना। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अंदर हम यहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है, वो ज्योग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ज्योग्राफी और इसको साथ में पढ़ते हैं ना, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियरिटी आपको आती है। ठीक है, तो आज हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ने वाले। इसको हम जलीय इकोसिस्टम आप बोल सकते हो। ठीक है, वाटर इकोसिस्टम, जो भी आपको सही लगता है आप बोल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें बता रहे हैं कि जो सागर है, महासागर है, और जो संक्रमण जल क्षेत्र होते हैं, जो स्वच्छ जल होता है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब देखते हो जो सागर और महासागर है वहाँ पे जो पानी है उसकी क्वालिटी ऐसी होती है जहाँ पे जो जीव रह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे सॉल्टी वाटर होता है, हमें पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक नमकीन पानी होता है, उसको हम लोग पी नहीं सकते, है ना। कोई भी जीव जो है उसको पी नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। और एक होता है संक्रमण एरिया। संक्रमण मतलब जहाँ पे दो नदियाँ या दो समुद्र आपस में मिल रहे होते हैं, उसको संक्रमण एरिया बोलते हैं। ठीक है, एक होता है स्वच्छ जल, यहाँ पे ये स्वच्छ जल मतलब जिसको हम पी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो स्वच्छ जल का मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि पैमाना क्या होता है, तो वो आप समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम पहले हम जो है इसको समझते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं, मेनली जो टॉपिक्स है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया हम वाटर इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कह रहे हैं कि अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं सब जगह पे, जितने भी जल, जितने भी प्रकार होते हैं। सागर का अलग है, महासागर का इकोसिस्टम अलग होता है। ठीक है, किसी झील का, किसी नदी का, सबका अपना अपना एक अलग इकोसिस्टम है। कुछ साफ़ पानी की झीलें हैं, कुछ गंदे पानी की झीलें हैं, कुछ पीने लायक पानी है, कुछ पानी जो है वो पीने लायक नहीं है। इस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इकोसिस्टम सबका अलग अलग होगा। प्रजातियों में जो विभिन्नता है वो आपको देखने को मिलती है, यानी कि हर प्रकार की प्रजाति आपको किसी एक स्थान पे नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो आपको नदी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, समुद्र में व्हेल मछलियाँ होती है बड़ी बड़ी, है ना, डॉल्फिन्स होती है, शार्क्स होती हैं, वो आपको नदियों में नहीं मिलती। नदियों में कौन सी मछलियाँ, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, छोटे बड़े छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जो मछलियाँ होती छोटी मोटी, वो आपको नदियों में मिलेंगी, झीलों में मिलेंगी। ठीक है, तो इनका इन्वायरमेंट जो है, जो इनका जो इकोसिस्टम है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, उनकी कंडीशंस के हिसाब से। और कह रहे कि जो प्रजातियों की जीवन अवस्था, उनके पाए जाने की जो स्थान है, उसके आधार पे जो इनको जो है 5 श्रेणियों में हमें विभाजित किया गया है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, कि भाई जो हमारा जो जलीय इकोसिस्टम है उसमें 5 तरीके के जो अलग अलग स्थान के अकॉर्डिंग जो चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, जो एनिमल्स, जो जीव पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट होता है, क्या क्या होता है, वो सब हम आज पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका न्यूस्टोन। अब इसको प्रोनाउंसिएशन न्यूस्टोन करते हैं, कोई और शब्द इसको कोई किस तरीके और तरीके से इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको आप छोड़ दो। अब न्यूस्टोन आपको पढ़ लो इसको। ठीक है, बाकी आप गूगल पर सर्च कर लेना कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। कह रहे हैं कि न्यूस्टोन क्या होते हैं, ऊपरी सतह पर तैरने वाले जीव होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सिंगाड़ा है, कमल है। कमल का फूल आपने देखा होगा ना, तो वो कीचड़ में खिलता है, पानी का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे। तो देखो कमल जो कि एक साफ सुथरा पौधा होता है, पेड़ होता है एक तरीके से, मतलब फूल होता है, वो कीचड़ में खिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो अलग है, उसको उस तरीके की इन्वायरमेंट चाहिए, वो साफ़ सुथरे पानी में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है,
वो गंदे पानी में मिलेगा आपको कमल। तो इसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे न्यूस्टॉन, यानी कि ऐसे जीव जो कि किसी भी वाटर के ऊपरी सतह पर तैरते हो, ठीक है, ऊपरी जो आपको दिख जाते हैं उनको हम बोलते हैं, सिंगाड़ा हो गया, इनको हम बोलते हैं न्यूस्टॉन, ठीक है। और इनका देखो, अगर जीव है तो खाना भी खाते होंगे, है ना। तो खाना कैसे खाते हैं, कह रहे हैं कि जो पानी में जो घुले हुए जो पदार्थ होते हैं ना, उन्हीं से ये अपना जो है खाना भोजन जो भी आप कह लो वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। जो भी पदार्थ जो होते हैं जो कि पानी में घुले होते हैं उनसे अपना खाना ग्रहण करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पेरीफाइटन। ये क्या होते हैं, ये किसी भी जल के तंत्र में पाए जाते हैं, तली में, बेसिकली जो निचला भाग होता है। आप देखते हो जैसे कि पानी, ठीक है, आप तो घर में पानी रखते हो तो जो टंकी वगैरह है तो वहाँ पे काई जम जाती है नीचे साइड में, कोने पे नीचे। तो वो क्या होती है, वो काई जो है वो है पेरिस्टॉन, उसको हम बोल सकते हैं काई को, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में एल्गी बोलते हैं, काई को हम एल्गी बोलते हैं, ठीक है। शैवाल, जो इंग्लिश जो वैसे नॉर्मल लैंग्वेज हम बात करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज, तो उसको हम शैवाल बोलते हैं, ठीक है। काई को हम शैवाल बोलते हैं एक तरीके से। ये शैवाल का काम क्या होता है, ये बेसिकली खाना बनते हैं किसके, मछलियों के, छोटे मोटे जो मछलियाँ होती है उनके लिए खाना प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो बहुत ज़्यादा साफ़ पानी होगा ना तो वहाँ पे आपको काई देखने को नहीं मिलेगी। काई कहाँ मिलती है, जो कि पानी थोड़ा बहुत अशुद्ध होता है, हल्का फुल्का सा, जिसको हम पी भी लेते हैं कभी कभी, ठीक है। इतना इन्फेक्ट नहीं पड़ता हमारी बॉडी पे क्योंकि नॉर्मल है वो सब चीज़ें। अगर बहुत ज़्यादा साफ़ पानी होगा तो वहाँ पे काई नहीं जमेगी, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे कोई भी एनिमल, कोई भी सी एनिमल, ठीक है, कोई भी मछली वगैरह नहीं वहाँ पे बनती है, ठीक है। उसके बाद एक होते हैं प्लैंक्टन्स। ये क्या होते हैं, ये जल की सतह के सबसे ऊपरी जो है भाग में पाए जाने वाले जो होते हैं एनिमल्स, सी एनिमल्स हम इनको कहते हैं, वो होते हैं। जैसे कि कोई भी, इसमें आप प्लांट्स ले लो, इसमें आप एनिमल्स ले लो, इसमें सभी प्रकार के जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि जो जीव हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इनके नाम मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि शैवाल की कोई प्रजाति हो गई, है ना, तो वो इसमें आ जाएंगी, वो पेड़ पौधों के अंदर आ गई। और इसमें और भी जैसे कि अमीबा है और ज़ूम प्लैंक्टन्स है, तो ये एनिमल्स की प्रजाति के अंदर आ जाएंगे। तो ये जो है ना पानी की सबसे ऊपरी सतह पर आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद होता है नेक्टॉन। अब ये नेक्टॉन्स क्या होते हैं, ये होते हैं जल पर तैरने वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है, और प्रजातियाँ, जैसे कि फिश हो गए, शार्क्स हो गई, ये आपको मिलते हैं जो तैरते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ ऊपरी सतह पर तैरते हो, ये कभी कभी नीचे भी जाते हैं पानी में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, जो नेक्टॉन्स होते हैं ये तैरते हैं, ये तैर पाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है या प्रजातियां हैं वो तैर लेती हैं, ये चले जाते हैं, आ जाते हैं, बाहर आते हैं, नीचे जाते हैं, तो ये नॉर्मल रहता है उनके लिए। उसके बाद एक होता है प्लैंक्टॉन्स। ये क्या है, कह रहे हैं कि उथले जल क्षेत्रों में स्थल रूप से पाए जाने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु, उनको बोलते हैं। जैसे कि कोरल होते हैं, परवाल इनको हम बोलते हैं। ये लगभग 200 मीटर जो गहरा होता है पानी का, जो सतह होती है उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। जैसे कि 200 पानी आप देखते हो, पानी की जब हम गहराई नापते हैं तो वो जब तक 200 मीटर तक जाएगा उसको हम बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई इतने ही इलाके में क्यों पाए जाते हैं, देखो ये कोरल मतलब बेसिकली जो होते हैं, आप पानी में आपने देखा होगा जो रंग बिरंगी शैवाल टाइप के पौधे नहीं होते जो कि तैरते हैं पानी के अंदर, वो पाए जाते हैं। वो बेसिकली सूर्य की किरणों को प्राप्त करने के लिए 200 मीटर की गहराई पे आपको मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे ना वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं सूरज की वजह से, ठीक है। और जो मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं, सी एनिमल्स, वो आपको उसी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे जहाँ तक सूर्य की रोशनी जा पाती है, क्योंकि वहीं पर ही आपको जो पेड़ पौधे हैं, जो अन्य जो जीव हैं, वो आपको रहते देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे ही रहते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इजीली उनको खाना मिल पाता है। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, कह रहा है कि जब जलीय तंत्र के जीवों को प्रभावित करने वाले कारक, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जो सी एनिमल्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करती है। जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश मैंने आपको बताया 200 मीटर तक की गहराई तक है, यानी कि जहाँ तक सूर्य की किरणें जा पाती है, तो वो हम मानते हैं कि 200 मीटर तक ही जा पाती है सूर्य की किरणें, ठीक है। पानी के अंदर तक जाने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। पानी के अंदर तक सिर्फ 200 मीटर तक ही जा पाती है, उससे नीचे नहीं जा पाती। तो जो मोस्टली जीव है ना, वो जीव रहते हैं वो उसी एरिया में रहते हैं, ठीक है, 200 मीटर तक की गहराई तक। अगर उससे नीचे जाने की बात करें तो वहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन बहुत ही कम जीव होते हैं जो कि उस गहराई में जाते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, वेल मछली है, शार्क्स है, तो ये रहते तो बहुत गहराई में है, लेकिन खाना वाना खाने के लिए ये ऊपर आते हैं, टहलने के लिए, खाना खाने के लिए
जो भी आप मान लो, तो वो आते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं एक होता है फोटोनिक जोन, ठीक है, फोटिक जोन या फोटोनिक जोन जो भी आप कह लो। कह रहे हैं कि जिस गहराई तक सूर्य का प्रकाश जा पाता है उसी को हम बोलते हैं, बेशक वो 1% ही क्यों जा रहा हो, उसको भी हम फोटोनिक जोन का नाम देंगे, ठीक है। सेकंड होता है अफोटिक जोन। इसमें क्या है, जैसे कि नाम पर चल रहा है, ये हाथ से जो सूर्य का प्रकाश है नहीं आता है इस एरिया में, बिल्कुल ब्लैक रहता है, बिल्कुल काला रहता है, अंधेरा रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं अफोटिक जोन। यहाँ पे आपको एनिमल्स की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहाँ पे बड़े बड़े जो तैरने वाले एनिमल्स होते हैं वो दिखेंगे, और आपको शैवाल देखने को मिलेंगे, यानी कि जो काई है वो आपको वहाँ पे मिलती है। छोटे मोटे जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जो मछलियाँ हैं, वो आती ज़रूर है, लेकिन वहाँ पे रहते कोई नहीं है, ठीक है, तैरने के लिए आते हैं। और एक होता है कोरेल, मैंने आपको बताया था ना, कोरेल, लैक्टोन्स और जो आपका पेरीफेट होते हैं, जीव यहाँ पे पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद जल में हाँ, ऑक्सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगता होगा कि यार पानी में जो रहने वाले जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता, लेकिन चाहिए होता है उनको भी, ठीक है, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। बिना ऑक्सीजन के पानी में जीवन नहीं रह सकते, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीजन लेते रहते हैं टाइम टाइम पे। ऊपर आते हैं ना जो एनिमल्स, सांस लेने के लिए आते हैं वो, तो वो जो ऑक्सीजन लेके नीचे चले जाते हैं, इस तरीके से काम चलता है। और भी तरीके होते हैं ऑक्सीजन लेने के, जैसे कि भाई जलीय पादप और जो शैवाल होते हैं उनके द्वारा ऑक्सीजन बनता है। मैंने आपको बताया ना, पेड़ों के जो जल होता है उसके अंदर भी पेड़ पौधे आपको मिलते हैं शैवाल के रूप में। जो जलीय पादप होते हैं, पेड़ पौधे शैवाल होते हैं, उनसे ना ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन जो है बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसीलिए सेकंड जो उपाय होता है वो भी होता है, जैसे कि जल जो है वायु, यानी कि जो हवा है, हमने सुना है जो हवा होती है ना, वो पानी को इस तरीके से लहरों में बांट देती है ना। तो ये क्या होता है, पानी जब हवा चलेगी तो ये ऐसे हवा जो है ना पानी के अंदर चला जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है पानी को, मतलब कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन रखने का, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि स्वच्छ जल, अगर हम फैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है कि 10 ppm, यानी कि 10 पर पार्ट पर मिलियन जो है, अगर इतना ऑक्सीजन है स्वच्छ जल, बेसिकली जो पानी के अंदर स्वच्छ जल की जगह हम बात करें, तो अगर 10 ppm की ऑक्सीजन है पानी के अंदर तो वो पीने लायक है, ठीक है। अगर उससे कम होता है तो क्या होगा, अगर वो 3 ppm तक चला गया, यानी कि 3 से नीचे भी हो गया, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन यानी कि जो वाटर है वो पीने लायक नहीं है, उस पानी में कोई भी रह नहीं सकता, ठीक है। पीने की बात नहीं कर रहे हैं हम, रहने की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो उस पानी में कोई भी रह नहीं सकता, ठीक है, यानी कि जो सी एनिमल्स है उनका रहना इम्पॉसिबल होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि मैं आपको बताया अभी यहाँ पे कि जो 10 ppm है वो क्या है, ऑक्सीजन की लेवल है वाटर के अंदर। तो वो अगर पानी जो है वो 10 ppm तक है ऑक्सीजन पानी के अंदर, तो वो ठीक है, रहने लायक है। अगर उससे कम हो जाता है तो वो पानी रहने लायक नहीं है। अब मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था शायद, कि भाई एक झील ले लिया हमने, ये एक झील है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इस झील में लोग कूड़ा वगैरह डालते हैं, है ना, पानी तो भरा हुआ है इसमें पूरा, और इसमें कुछ एनिमल्स भी रहते हैं, और लोग क्या करते हैं, इसमें पानी वगैरह डालते हैं, और जो नाली का पानी है, जैसे कि नाली जा रही है, ये भी इसमें जो है मिल रही है जाके। अब इससे क्या होगा, ये जो इसमें जो सूर्य का जो प्रकाश था, है ना, वो नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर तो सारा ढक चुका है ना, कूड़े का बाड़े से ढक चुका है। तो उससे क्या होगा, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो दिन पे दिन कम होती जाएगी, और जो यहाँ पर रहने वाले जो जीव है ना, वो धीरे धीरे करके मर जाएंगे। इससे क्या होगा, हमें पता चलता है कि पानी में ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जल का जो तापमान है बढ़ने से उसकी जो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जल है बेसिकली, अगर हम उसको उबालते हैं ना, जैसे कि हम कुछ लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं कि जो पानी है उसको गर्म करके पिया करो, उबाल के पिया करो, तो नहीं पीना चाहिए। अगर हम उसको उबाल के पीते हैं ना, तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो जाती है, ठीक है। 10 ppm हमने बात की ना, नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन 3 ppm या उससे भी कम हो जाती है, तो वो पानी ना, उससे हमारी प्यास नहीं बुझती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं है, तो पानी में प्यास कैसे बुझेगी हमारी। उसके बाद तापमान में जैव अपघटक की दर बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। ये सब मैंने आपको समझा दिया अभी, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया ना झील वाला, उसी के आधार पे आप सबको ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको कुछ भी सीखने को मिला है, कुछ भी नया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर वो वीडियो देखनी है ऐसी, तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं।
अब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।